हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा होना भी होगा आपको, क्योंकि आपको आपका एग्ज़ाम देना है। आज एक बड़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है। महाराष्ट्र बोर्ड जो है क्लास 9th और 11th को डायरेक्ट प्रमोट करने का ऑर्डर दे दिया है। काफ़ी सारे स्कूल्स ने ऑलरेडी एग्जाम्स ले लिया था 9th और 11th का, कुछ बच्चे फेल भी हो गए थे, उनको भी पास करने का आदेश आ गया है। जनरली 9th और 11th के बच्चे को प्रमोट कर देना है। बड़ी अच्छी न्यूज़ है। बट यार 10th और 12th का कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि आप लोगों की किस्मत है खराब। आप लोगों को एग्ज़ाम देना है, भले मास्क लगा के जाओ या पूरे पॉलीथीन से ढक के जाओ, जाकर एग्ज़ाम देना है। सीबीएसई नहीं छोड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। बट कोई बात नहीं यार, अपन स्ट्रांग है, रॉर करो रॉर शेर, ठीक है। सो डोंट वरी, अपन ने वैसे भी सिलेबस पूरा खत्म करा दिया है अपने चैनल पे। पूरा साइंस खत्म हो गया है, मैथ्स खत्म हो गया है, सोशल चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, वो भी कंप्लीट हो ही जाएगा, है ना। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का, जो हमारा थर्ड चैप्टर ना, यस, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में लगाने वाले हैं। गाइस, एक स्पॉइलर अलर्ट है आप लोगों को। स्पॉइलर अलर्ट ये है कि जो बच्चे ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो पहले रिवीजन कर लें। वन शॉर्ट वीडियो मैं इस पर ऑलरेडी बना चुका हूँ, बहुत कम टाइम में रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा चैप्टर को समझाया है। उसके बाद इस चैप्टर से टॉप 10 प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिया हूँ, लॉन्ग आंसर वाले। वो वीडियो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा प्ले लिस्ट में। एंड देन अब हम जो अगली तीसरी सीरीज हमारी चल रही है, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो गाइज, मैं आज लेकर आया हूं आप लोगों के लिए चैप्टर 3 मैथ्स का चैप्टर 3 से 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगले महीने जो एग्ज़ाम है, उन बच्चे के लिए ये बेस्ट वीडियो है। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं बताऊंगा अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। सिलेबस की बात करें तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से ये कुछ सिलेबस आपको दिख रहा होगा, ये आ रहा है। और इस चैप्टर से क्या कटा है, डिलीट हुआ है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड वाले क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया गया है। तो जो मैं एमसीक्यू लेकर आया हूँ वो इन्हीं मेथड्स पे हैं, ठीक है, इन्हीं मेथड्स पे एमसीक्यू रहने को है। क्लियर? सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है। मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊं उससे पहले आप जल्द से जल्द इसको सॉल्व करो। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, जल्दी से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो और बताओ यार इसका क्या आंसर होगा। जल्दी से बताओ। देखो क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूं थोड़ा सा, जिनको नहीं समझ में आ रहा है उन लोगों के लिए स्पेशली। कह रहा है कि ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस, दो इक्वेशन दिया है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन को देखिए और इनको अगर आप लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये दोनों इक्वेशन की जो लाइन बनेगी वो आपस में इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, कोइंसिडेंट होगी या पैरेलल जाएगी। चलिए बताइए भैया क्या होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जानने के लिए आपको पता होना, आपको कंपेयर करना होगा दोनों इक्वेशन के। ये इसका लीनियर इक्वेशन का जनरल इक्वेशन क्या होता है बच्चा लोग, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब दो इक्वेशन है तो ये हो जाएगा a1 b1 c1, ठीक है। इसका और इसके लिए बन जाएगा a2 b2 c2, है ना। तो अब आपको कंपेयर करना है, a1 अपॉन a2 निकाल लीजिए, b1 अपॉन b2 निकाल लीजिए और c1 अपॉन c2 निकाल लीजिए। तो a1 अपॉन a2 निकालेंगे बच्चा लोग, तो इसका a क्या है 6 और 2 6 अपॉन 2 आ जाएगा, जो कि कट पिट के आ जाएगा विच इज इक्वल टू 4। b1 अपॉन b2 निकाल लीजिए, -3 और -1, -3 और -1 विच इज इक्वल टू 3। c1 अपॉन c2 10 अपॉन 9, 10 अपॉन 9 आ गया। तो इस देखने से क्या समझ में आ रहा है कि इसमें ये तीनों जो हैं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो याद करो बच्चा लोग, जब ये चैप्टर में पढ़ा रहा था और उस चैप्टर में जब ऐसा केस होता है, जब कंपैरिजन ऑफ एनी टू इक्वेशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन वो किस तरीके की लाइन होती है बताइए जल्दी से। ओ यहाँ तो एक मिस्टेक हो गया, यहाँ तो एक मिस्टेक हो गया, 2 3 6 होता है ना, अपन ने 2 4 लिख दिया, ये 3
तो ये तो या दिस इज नॉट इक्वल नहीं होगा, ये आपस में इक्वल होगा, है ना। a1 a2 और a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 आपस में इक्वल होगा, बट दिस नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो अगर ऐसा इक्वेशन बन रहा है तो देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। आपको तीन केस मिलेंगे। एक ऐसा होगा कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये पहला केस है, ये दूसरा केस है। और जो तीसरा केस होगा वो क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 विच इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 बनेगा। तो ध्यान रखना बच्चा लोग, ध्यान रखना आपको इस केस में, इस केस अगर ऐसा केस मिलता है, ऐसा केस मिलता है तो इस केस में लाइन जो बनती है दोनों का इंटरसेक्टिंग लाइन, लाइन इंटरसेक्टिंग होती है। इस केस में जब तीनों आपस में इक्वल हो जाएं, इस केस में आपका लाइन जो होगी वो कोइंसिडेंट कर रही होगी, कोइंसिडेंट कर रही होगी। और इस केस में जो लाइन है वो लाइन क्या है, पैरेलल है, लाइन पैरेलल है। तो हमारा ये वाला केस आया है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन की ग्राफ पे जब हम लाइन बनाएंगे तो जो लाइन बनेगी वो बनेगी पैरेलल, दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगी। तो ये जो तीन कॉन्सेप्ट हैं, अगर ऐसा है तो इंटरसेक्टिंग होगा, ऐसा है तो पैरेलल होगा, ऐसा होगा तो कोइंसिडेंट होगा। मैंने रिवीजन वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मैंने आपको टाइम ले लिया क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बच्चा लोग और आने वाले हैं, और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं, तो मैं बार बार ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब अपन जल्दी जल्दी करेंगे, स्पीड बढ़ा के करेंगे। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू दिस एंड दिस हैव यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। तो देखो यार फिर से यही केस यहाँ पे होगा। तो ये जो पहला जो केस था a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ऐसा केस आ रहा है तो लाइन कैसी होती है, लाइन कोइंसिडेंट करती है, बट इनका सॉल्यूशन कितना बनता है, इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। अब इस केस में लाइन पैरेलल है, ठीक है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस केस में लाइन तो पैरेलल होंगे, बट उन दोनों इक्वेशन के कितने जीरोज निकलेंगे, कितने सॉल्यूशन बनेंगे, तो इनके एक भी सॉल्यूशन नहीं बनेंगे। और जो तीसरा केस था a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, जिसके लाइन इंटरसेक्टिंग बन रहा था, इसके सॉल्यूशन, इसके एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन, इसका एक सॉल्यूशन बनेगा। तो ये कुछ केसेस हैं, आपको याद होना चाहिए इस चैप्टर से। बहुत एमसीक्यू क्वेश्चन अगर कहीं से आएगा ना इस चैप्टर से, तो इसी कॉन्सेप्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। चलिए अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन को तो आप अपनी वैल्यू निकाला, तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व करके रखा हूँ ताकि अपन जल्दी से कर लें। देख लो मैंने क्या किया, दिस इज a1, दिस इज a2, सॉरी है ना, ये a1 x प्लस b1 x प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहता है। ये है a2x प्लस b2x प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहता है। अब आप इनके अगर कंपेयर करोगे तो a1 अपॉन a2, a1 कितना है यहाँ पे, a1 है 1 और a2 कितना है -3, तो 1 अपॉन -3, ये आपका पहला हो गया। नाउ b1 अपॉन b2 का कंपेयर कर लो, b1 इसका b है +2, इसका b है -3, तो +2 अपॉन -6, ये भी 1 अपॉन -3 आ गया। तीसरा कंपेयर करते हैं तो ये -5, ये 15, तो ये भी 1 अपॉन 3 आ गया। तो ये केस बना है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो इस केस में कितने सॉल्यूशन बनेंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। कितने बनेंगे, इनफाइनाइट, बहुत सारे इसके सॉल्यूशंस निकल, बहुत सारे जीरोस इसके निकल सकते हैं। वहीं अगर ये पूछा होता है कि ये दोनों लाइन कैसे हो रहे होंगे, तो इस केस के लिए लाइन क्या होता है, जल्दी से बताओ। तो यस, कोइंसिडेंट लाइन अगर पूछा होता तो, हिंट के लिए आपको बता दे रहा हूं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइन विल बी, अगर दो इक्वेशन है, एक a1x है, b1x है प्लस a1x b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और एक आ गया a2x प्लस b2y प्लस c1 इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन। तो अगर ये कंसिस्टेंट का केस पूछ रहा है, तो याद करो रिवीजन वीडियो में मैंने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का केस क्या बताया था। तो ध्यान से देखो कंसिस्टेंट का केस,
अगर दो लाइन कंसिस्टेंट हैं इसका मतलब वो दो कंडीशन फॉलो कर रही होगी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 फॉलो कर रही होगी, या फिर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 ये चीज फॉलो कर रही होगी। वहीं अगर दो लाइन इनकंसिस्टेंट हैं, ठीक है, तो ये तीसरा थर्ड कंडीशन कर रही होगी, दैट इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 विच इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इस कंडीशन को फॉलो कर रही होगी। तो कंसिस्टेंट में पूछ रहा, अगर दो लाइन कंसिस्टेंट है बता दिया है, तो कंसिस्टेंट है तो जो लाइन होंगी वो पैरेलल होंगी, ऑलवेज कोइंसिडेंट होंगी, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट होगी, या ऑलवेज इंटरसेक्टिंग होगी। तो ये जो केस है, ये केस किसके लिए है, ये केस में क्या बनता है, लाइन कोइंसिडेंट करती है, लाइन कोइंसिडेंट करती है इस केस में, और इस केस में लाइन क्या करती है, आपस में इंटरसेक्ट करती है, आपस में इंटरसेक्ट करती है। तो कौन कंसिस्टेंट का पूछा है, तो कंसिस्टेंट में तो दोनों होते हैं, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, देखो इसीलिए मैंने बोला ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, एमसीक्यू के लिए आपके एनसीईआरटी बुक में, अगर आप एनसीईआरटी बुक रखे हुए बच्चा लोग, तो एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 46 में ये देखो ये पूरा बताया हुआ है, ये रटा होना चाहिए आप लोगों को। अगर ये चीज रटा हुआ है देन इट्स गुड टू सॉल्व द एमसीक्यू फ्रॉम दिस चैप्टर, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7 हैज वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, या नो सॉल्यूशन। तो देखो यार, तो y इज इक्वल टू 0, अगर मैं ये y एक्सिस बनाऊं तो y इज इक्वल टू 0 यानी y की 0 से होकर जा रहा है, और y इज इक्वल टू -7 यानी नीचे जा रहा है, तो आपस में ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं। तो अगर लाइन पैरेलल होती हैं तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, बैक चलें, देखो लाइन अगर पैरेलल होती हैं, कहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, लाइन देखो ये पैरेलल का केस है, लाइन अगर पैरेलल होती है तो उसके एक भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही कर दोगे, नो सॉल्यूशन, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ द लाइन गिवन बाई, एक लाइन ये दिया हुआ है, ठीक है बच्चा लोग ध्यान से देखो, एक लाइन ये दिया हुआ है, दूसरा लाइन ये है, ठीक है, आर पैरेलल, और बता दिया है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, देन द वैल्यू ऑफ k इज, k की वैल्यू, यहाँ पे जो ये k है, k की वैल्यू क्या होगी। तो पहले ये बताओ पैरेलल के केस में कंडीशन क्या बनता है, रिलेशन क्या बनता है, अगर लाइन पैरेलल हो तो पैरेलल लाइन का जो कंडीशन बनता है बच्चा लोग, बनता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 बनता है। तो a1 अपॉन इसका ये हो गया 3, a2 हो गया 2 इज इक्वल टू b1 हो गया 2, b2 हो गया 5, सॉरी b1 हो गया y का कोफिशिएंट ना, b1 हो गया 2k और b2 हो गया y का कोफिशिएंट 5। अब इससे मुझे लेना ही देना नहीं, हमें इन दोनों के से ही हमारा k की वैल्यू निकल जाएगा। k तो ये 5 को इधर भेज दो, इस 2 को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 4k और ये हो जाएगा 15, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 15 अपॉन 4। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, 15 अपॉन 4। अच्छा था ना, तो वही इसीलिए बार बार कह रहा हूँ ये यार, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी इस चैप्टर के एमसीक्यूज मैक्सिमम उसी टॉपिक से आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन इज दिस एंड दिस विल हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। दो इक्वेशन दिया और बोला है दोनों के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ c, c की वैल्यू फाइंड करना है। इक्वेशन में c की वैल्यू ये रही, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या बनता है, इसका जो कंडीशन बनता है बच्चा लोग, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन में ही इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बनते हैं इसके, और साथ ही साथ लाइन कोइंसिडेंट करती है। ठीक है, तो a1 की वैल्यू है c, a2 की वैल्यू है 6, b1 y का कोफिशिएंट -1, b2 y का कोफिशिएंट -2। c की बात करें तो c इधर है आपका, है ना, तो इसको 2 को इधर लाओगे तो माइनस में आएगा, तो -2, ये 3 को इधर लाओगे, इक्वल टू के इधर लाओगे, जनरल इक्वेशन में लिखना है ना, तो -3। तो अपन इस सबसे लेना, अपन इन दोनों के ही हेल्प से अपन c की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो -2c इज इक्वल टू -6, माइनस कट गया, c की वैल्यू आ जाएगी 6/2 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। कितना मस्त क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज दिस, द सेकंड इक्वेशन कैन बी, सेकंड इक्वेशन क्या होगा,
ध्यान से देखो बच्चा लोग, ध्यान से देखो, इसका सॉल्यूशन बता दे रहा हूं, जल्दी जल्दी करेंगे अपन। फॉर डिपेंडेंट पेयर द टू लाइंस मस्ट हैव कोइंसिडेंट। तो याद रखना, फॉर डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन के लिए जो दो लाइन है वो आप हमेशा आपस में क्या करेगी, कोइंसिडेंट करेगी। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, जब भी डिपेंडेंट पेयर की बात करेगा तो इसका मतलब है दोनों इक्वेशन के लाइन जो होंगे आपस में कोइंसिडेंट करेंगी। और कोइंसिडेंट का केस क्या होता है, दैट इज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, बस a1 की वैल्यू आप अब यहाँ पे रख दो। ठीक है, अब ये सब आपस में इक्वल है, इसका मतलब जो इसका वैल्यू है वही उसका वैल्यू हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये कंडीशन मैच करना। अब आपको इस क्वेश्चन को ना उसके जो ऑप्शन है उस ऑप्शन की हेल्प से करना होगा। तो देखो, अगर मैं ये एक फर्स्ट इक्वेशन इसको मानूं और सेकंड इक्वेशन इसको मानूं तो इन दोनों में ये केस बनना चाहिए। तो देख दो, इसका a1 है -5, इसका a2 है 10। ओके, ये इक्वल होना चाहिए इस 7/14 के, और ये इक्वल होना चाहिए -2 अपॉन इसके C4 के। तो ये 5 2 जा, तो ये आ गया -1/2। ये 7 2 जा 14, 1/2, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया -1/2। तो क्या हो रहा है, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, है ना। तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। अब वैसे ही ऑप्शन डी को चेक करके बता रहा हूँ। देखो ऑप्शन डी, अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है तो ये सेकेंड इक्वेशन, तो ये -5/10 विच इज इक्वल टू 7/-14 which is equal to -2/-4, इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, है ना। इधर आया तो ये आ जाएगा -1/2 विच इज इक्वल टू -1/2 विच इज इक्वल टू -1/2, है ना। तो ये जो है इसका मैच कर रहा है, ये कंडीशन को मैच कर रहा है। देयरफॉर इस फर्स्ट इक्वेशन ये, तो सेकंड इक्वेशन ये हो जाएगा। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टू नंबर आर इन रेशियो ऑफ 5:6 के रेशियो में दो नंबर हैं। इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर द रेशियो बिकम 4:5, देन द नंबर आर, वो नंबर क्या हो जाएंगे। देखो डायरेक्ट अपन यहाँ पे करके रखे हैं, जल्दी से बता देते हैं। तो लेट अस एज्यूम दैट द टू नंबर आर x एंड y and their ratio is 5:6, therefore x/y is equal to 5/6। क्लियर हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 5y इधर आएगा तो 6x - 5y इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या कह रहा है कि इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर देन द रेशियो बिकम 4:5। तो हमारा नंबर x था, उसमें से 8 माइनस कर दो तो x - 8, सेकेंड नंबर y था, उसमें से 8 माइनस कर दो y - 8, ये किसके इक्वल होगा 4/5 के। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से। सेकंड इक्वेशन इतना तो आता है यार, कर लेना, है ना। ये सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन, अब फर्स्ट इक्वेशन का फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लो तो 6x - 5y इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगा 5y/6। x की वैल्यू आ गई 5y/6। अब ये x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, सब्स्टिट्यूटिंग इन सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी 48। अब इस y की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रख देते हो तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40। तो आंसर हो जाएगा 40,48। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। कितना अच्छा क्वेश्चन था, है ना। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे, अभी 6 क्वेश्चन और करने हैं। देखो, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - y इज इक्वल टू 2 एंड x + y इज इक्वल टू 4 इज 3 and 5। कितने सॉल्यूशन होंगे। तो देखो यार कितना आसान क्वेश्चन है। तो देखो x - y इज इक्वल टू 2 है और x + y इज इक्वल टू 4 है ना। तो इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे। तो याद करो यार, इस चैप्टर में सॉल्यूशन निकालने का 3 मेथड है। डायरेक्ट मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमेंट्री मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कट गया है, आप सब्स्टिट्यूट वाले मेथड से भी कर सकते हो। तो कैसे सब्स्टिट्यूट वाले मेथड से कर सकते हैं, देखो यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए y को उधर भेज दो तो 2 + y हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो x की जगह पे लिख दूँ 2 + y प्लस ये वाला y प्लस इज इक्वल टू 4। तो 2 + 2y इज इक्वल टू 4।
2y इज इक्वल टू 4, ये 2 उधर चला जाए तो -2 विच इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू आ गई 1। अब इस y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 2 + y दैट इज 1, x इज इक्वल टू 3। तो इसके एक आया 0 3, एक आया 1, तो 3 और 1 ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। सब्स्टिट्यूशन मेथड इतना आसान था इसलिए सब्स्टिट्यूट कर लिया, है ना। चलो आगे चलते हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। तो देखो यार, एक इक्वेशन ये दिया हुआ है और एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, ये दो इक्वेशन है दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि हम ए और बी की क्या वैल्यू रखें कि ये दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन बन जाए। इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन का केस क्या होता है, a1/a2 b1/b2 विच इज इक्वल टू c1/c2, ये केस होता है। तो इसका a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 और c1/c2 के। ये करके आपको दिखाना है, उसके हेल्प से आपको a और b की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो, तो जैसे मैंने बताया ये केस होता है। तो देखो फर्स्ट केस, इसका a1 कितना है 1 और इसका a2 कितना है a-b, तो ये आ गया। b1/b2 के b1 है 2, यहाँ b2 है a + b। c1 है इसका, ये 1 इधर चला जाएगा तो -1, तो c1 हो जाएगा ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, अगर दोनों को चेंज नहीं कर रहे हो तो इसको इधर लाओगे, इसको लाओगे तो माइनस कट जाएगा, तो 1/a + b-2 ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। सो देखो ध्यान से, अब क्या कर रहा है ये, इन दो इक्वेशन की हेल्प ले रहा है। इन दो इक्वेशन की हेल्प लिया, ये मैंने लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने एक इक्वेशन बनाया, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 बना, दैट इज a - 3b इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बन गया, है ना। एंड अब मैं इन दोनों इक्वेशन का, इसका और इसका रिलेशन बनाया, इसका और इसका रिलेशन बनाया और इससे इक्वेशन बनाया, दैट इज a + b इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमेंट्री मेथड से किससे भी सॉल्व करो, इससे आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 3 and 1। तो आपका आंसर हो जाएगा D। ये चीज आप कर लेना, है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। द फादर एज इज 6 टाइम हिज सन एज, ठीक है। 4 ईयर हेंस, 4 साल बाद, द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम हिज सन एज। द प्रेजेंट एज इन द ईयर ऑफ सन एंड फादर आर कितना होगा। प्रेजेंट एज पूछ रहा है सन और फादर का, ठीक है। सो अपन लेट एस एज्यूम द एज ऑफ फादर एंड सन इज x and y, प्रेजेंट एज, ठीक है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज x and y, मतलब फादर के एज को हमने प्रेजेंट में x मान लिया और उसके सन का प्रेजेंट में y मान लिया है, ठीक है। और अब देखो रिलेशन बनाते हैं। द फादर एज इज 6 टाइम हिज सन एज, तो फादर का जो एज है वो उसके सन का 6 टाइम है, तो ये बन गया हमारा। 4 साल बाद, 4 ईयर हेंस, द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम हिज सन एज। अब देखो 4 साल बाद, आफ्टर 4 साल बाद बोल रहा ना, 4 ईयर हेंस, आफ्टर 4 ईयर द एज ऑफ फादर, फादर का एज क्या हो जाएगा 4 साल बाद, फादर का x माना था x + 4, और आफ्टर 4 ईयर द एज ऑफ सन, सन का एज भी हो जाएगा y + 4, है ना। ये हो गया। अब कह रहा है कि द एज ऑफ फादर, फादर का जो एज है विल बी 4 टाइम हिज सन एज, फादर का जो एज है वो 4 गुना है उसके, उसे फादर का एज हो गया x + 4 इज इक्वल टू सन का एज हो गया y + 4। तो फादर का जो एज है वो 4 टाइम्स है, तो पूरे एज का, सन के पूरे एज का 4 टाइम्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा x + 4 इज इक्वल टू 4y + 16, है ना। तो इधर आ जाएगा तो x - 4y विच इज इक्वल टू 16 - 4, तो x - 4y इज इक्वल टू 12। दिस इज सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब इस x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो ये हो जाएगा 6y - 4y इज इक्वल टू 12, 2y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12/2 विच इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो 6 आ गया, 6 वाला ऑप्शन एक ही दिख रहा है, तो पक्का 100% यही आंसर होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, मजा आया इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है फिर से ऐसे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस,
यार ये तो आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, क्या है, रक्षिता हैज ओनली ₹1 and ₹2 coin with her. If the total number of coin that she has 50 and the amount of money with her is 75, then the number of ₹1 and ₹2 coin is कितने हो जाएंगे, है ना। सो देखो इसको कैसे करते हैं, लेट एज एज्यूम the number of ₹1 coin is x. सेम टू सेम फॉर ₹2 कॉइन के लिए अपन y मान लेते हैं। नाउ ₹1 कॉइन कितने हैं, x हैं, ₹2 कॉइन कितने हैं, y हैं। अब कह रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन दैट सी हैज अ 50, टोटल नंबर ऑफ कॉइन यानी ₹1 का कॉइन that is x and ₹y का कॉइन that is y, that is ये हो जाएगा टोटल 50। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आगे कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी विथ हर इज ₹75। इस बार नंबर ऑफ कॉइन नहीं पूछ रहा, उसके अमाउंट का रिलेशन बताया है। तो ₹1 कॉइन कितना है, x है, प्लस ₹2 का कॉइन कितना है, y है। इनका अब ₹1 को x मान लो 10 कॉइन है, तो ₹1 की 10 कॉइन है यानी 1 × 10 ₹10 हुए। ₹2 की 10 कॉइन है यानी 2 × 10 ₹20 हुए। इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा और इन दोनों का सम बताया है 75। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो यह आ जाएगा x + 2y = 75, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करो जल्दी से और इसका आंसर बताओ। तो मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, डी ऑप्शन सही होगा। ₹1 कॉइन 25 एंड y इज 25, दोनों बराबर हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चा लोग क्या कह रहा है, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर while 1.5 mark is deducted for every wrong answer। ठीक है, now Jayanti answered 120 question and got 90 marks। Now how many question did she answer correctly? ये क्वेश्चन आपको जिंदगी भर काम आएगा बच्चा लोग। आप बहुत सारे एग्जाम देते हो, आप जो भी गवर्नमेंट एग्जाम फ्यूचर में दोगे तो उसमें नेगेटिव मार्किंग वाला रहता है, तो बच्चे जब भी उनका नंबर आता है ना, तो वो कभी कैलकुलेट करके नहीं देखते हैं कि यार उनका कितना सही, कितना आंसर सही था, कितना गलत था, कितना माइनस मार्किंग चला गया, कभी वो करके नहीं देखते हैं। तो यार ये टेक्निक से आप वो चीज घर बैठे फाइंड कर सकते हो। कैसे, लेट एक्स बी द, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाओगे, है ना। चलिए, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितने आंसर हमने सही किया उसको हमने एक्स मान लिया। देन टोटल 120 क्वेश्चन थे, तो 120 में से एक्स क्वेश्चन सही किया है, तो गलत कितने हुए, 120 माइनस एक्स। देन 120 माइनस एक्स बी द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर। ठीक है, देन बाय द गिवन कंडीशन, जो कंडीशन दिया हुआ है कि करेक्ट आंसर, ईच करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क मिल रहा है और ईच रॉन्ग आंसर के लिए 1.5 मार्क कट रहे हैं। तो करेक्ट आंसर कितने हैं, x, तो 1 × x, और इनकरेक्ट कितना है, 120 माइनस एक्स में मल्टीप्लाई कर दो 1/2 दिस, और ये दोनों किसके इक्वल होंगे, टोटल मार्क्स के, डेट इज 90 नंबर के। तो इनको सॉल्व करो, करते जाओ तो x की वैल्यू देख लो कैसे सॉल्व हुआ है, x की वैल्यू आ जाएगी 100। ठीक है, यानी x बी द नंबर ऑफ करेक्ट, आपने 100 करेक्ट आंसर किए हैं, तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। द एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD आर दिस एंड दिस। ठीक है, ये एंगल दिया हुआ है, ABCD, ये 4 एंगल दिया है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल, इसको ही कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट एंगल होते हैं वो दोनों का सम, यानी एंगल A प्लस एंगल C, ये 180 के बराबर होते हैं। ठीक है, तो एंगल A की वैल्यू है 6x + 10 और एंगल C की वैल्यू दिया हुआ है x + y, दोनों को आपस में इक्वल करके 180 कर दें, इससे 2 इक्वेशन बन जाएगा। इस कॉर्नर का और इस कॉर्नर को मिलाकर 2 इक्वेशन बन जाएगा, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकल जाएगी, है ना। देखो मैं यहाँ पे करके रखा हूँ,
इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180, ठीक है 180। देयरफॉर 6x + 10 ए एंगल प्लस सी एंगल x + y ये 180 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो इनको सॉल्व करो थोड़ा अच्छे से सिस्टमैटिक, तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन। वैसे ही ये एंगल और ये एंगल का भी सम 180 हो जाएगा, तो ये 5x प्लस दिस इज इक्वल टू 180, तो इसको सॉल्व करो तो एक ये अच्छा इक्वेशन, ये दो इक्वेशन मिल गए, दोनों को सॉल्व कर लो तो x की वैल्यू 20 डिग्री और y की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है और हमारा ये चैप्टर भी खत्म। ठीक है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है और एक a2 b2 c2 0 दिया, इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का केस क्या होता है? इनकंसिस्टेंट का एक ही केस होता है बच्चा लोग, दैट इज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, क्योंकि बाकी के जो दो केस हैं वो तो उसमें चले जाते हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो फाइनली बच्चा लोग हमारा ये चैप्टर के एमसीक्यू खत्म हुआ। इस चैप्टर से जितने अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैंने आपको इस वीडियो में करा दिया विद फुल एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो एक लाइक जरूर करें, हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो एक लाइक तो जरूर बनता है। आप लाइक, आप कमेंट करते हो तो हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए मैं कहता हूँ यार आप कमेंट करो, हमें मोटिवेशन मिलेगा। जितना ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे उतने अच्छे कंटेंट आपको देंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट तो हमारे चैनल पे भरमार हैं चीज़ों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।